नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इग्नू के PGJMC के इस सत्र में। आज हमारी चर्चा का विषय है अखबारों में किस प्रकार से डिज़ाइनिंग और लेआउट दिया जाता है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री हेमंत जोशी, जो वर्तमान समय में IIMC में कार्यरत हैं। इसके साथ ही ये लंबे अरसे से दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी जुड़े रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न है आपसे कि डिज़ाइनिंग और लेआउट में क्या अंतर होता है? देखिए, लेआउट और डिज़ाइन लगभग मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन अगर हम ये कहें कि डिज़ाइन एक परमानेंट फीचर होता है, जबकि लेआउट जो है थोड़ा सा डायनेमिक होता है। अभी ये जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको देखें तो इसमें हमने बताया है कि न्यूज़पेपर की जो बनाने में दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, डिज़ाइनिंग और लेआउट। और डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि हम पूरे अखबार में सामग्री को किस तरह से देंगे, उसके बीच में संतुलन कैसे होगा, उसमें कॉन्ट्रास्ट कैसे होगा, उसमें रिदम कैसे होगी, हार्मनी कैसे होगी। और लेआउट डायनेमिक होता है इस अर्थ में कि अखबार में रोज़ नई खबरें आती हैं, रोज़ नए चित्र आते हैं, तो बहुत बार हम चीज़ों को बदलते हैं। तो लेआउट रोज़ अखबार के पहले पन्ने का, दूसरे पन्ने का, तीसरे पन्ने का बदलता रह सकता है, लेकिन जो उसके पीछे के सिद्धांत हैं वो नहीं बदलते। जैसे अगर हम ये मान के चलें कि हेडलाइन है, तो हेडलाइन को अगर दो लाइन में हेडलाइन जा रही है, तो वो अगर राइट अलाइंड है या सेंटर अलाइंड है, तो वो सारे अखबार में सेंटर अलाइंड होगी। ये जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं कि एक हमने हार्मनी अखबार में कायम करने के लिए ये किया है। इसको अगर हम यहाँ उदाहरण के तौर पर देखें तो ये जो हमने दिखाए हैं खांचे, ये मोटे मोटे डिज़ाइन के हिस्से हैं कि ऐसे डिज़ाइन होगा। पहला पन्ना जो है वो उसमें बैनर हेडलाइन ऊपर होगी, फिर नेम होगा, फिर दोनों तरफ ईयर पैनल होंगे। ये एक है। ज़्यादातर आपने अखबारों में देखा होगा कि सबसे पहले नाम होता है और दो ईयर पैनल होते हैं, फिर नीचे बैनर हेडलाइन आती है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन अगर ये तय कर लिया हमने, तो अब खबर क्या होगी, उसकी जो बैनर हेडलाइन है वो हर बार बदलती रह सकती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम बैनर हेडलाइन ही देंगे, और बैनर हेडलाइन के बदले हम दूसरी तरह से उसको दो हेडलाइंस बना सकते हैं। वहाँ पर 2 कॉलम की एक और 3 कॉलम की एक, इस तरह से खबर दे सकते हैं। तो वो इस पर निर्भर करेगा कि रोज़ हमें किस तरह का के समाचार मिल रहे हैं और किस तरह से हमें उनको रखना है। तो सर, लेआउट देते समय किन किन बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए? लेआउट में देखिए 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से, जैसे अब पीछे भी हमने बात की, डिज़ाइनिंग में एक और हिस्सा है। कुछ अखबार अपने पूरे पन्ने को 7 कॉलम में डिवाइड करते हैं, कुछ 8 कॉलम में करते हैं, बीच में जनसत्ता 6 कॉलम में भी डिवाइड करता था पहला पन्ना। तो ये सामग्री वहाँ पर कैसे बिखेरी जाएगी, इसका एक बार सिद्धांत तय हो गया कि कॉलम 6 हैं तो सामग्री उसी तरह से उसमें जाएगी। तो ये ध्यान रखना होता है कि दर्शक, पाठक कहें उसको हम, पर पाठक हालांकि केवल पाठक नहीं होता अखबारों का, वो दर्शक भी होता है, वो देखता भी है उसको। तो दर्शक और पाठक जो है अखबार का, उसको सुगमता से चीज़ें दिखाई पड़े, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पहले उस पर नज़र जाए, और जो कम महत्वपूर्ण हैं उन पर बाद में जाए, लेकिन जाए। बहुत कोई छोटी खबर है, वो भी खबर महत्वपूर्ण होती है, ये उसको मालूम होना चाहिए। और अगर ये कैसे हम उसको कर पाएंगे, अगर हमारा लेआउट ठीक होगा
तो हम जहाँ सबसे महत्वपूर्ण खबर पे जोर दे रहे होंगे वहीं नीचे भी दे रहे होंगे। ध्यान ये देना चाहिए कि हमेशा जो आँख का सिद्धांत है वो कैसे काम करता है। आँख का सिद्धांत है कि वो हमेशा पहले बाएं तरफ देखती है, तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है वो बाएं तरफ ज़्यादा होती है ना। उसका कारण ये भी है कि जब हम भाषाओं को देखते हैं, भले ही हिंदी हो चाहे अंग्रेज़ी हो, एक आध भाषा को छोड़ के, जैसे उर्दू है या जापानीज़ है या चाइनीज़ है, इन भाषाओं का अलग तरह से संचालन होता है, वरना सारी भाषाएं जो हैं वो बाएं से दाएं की तरफ पढ़ी जाती हैं। तो जब बाएं से दाएं की तरफ पढ़ी जाती हैं तो हमारी आँख पहले से ट्रेंड हो जाती है कि हमको सबसे पहले बाएं देखना है, फिर आगे को चलना है। तो हम जब हमारी अपनी भाषाओं की वजह से हमारी आँखों का एक अभ्यास हो गया है, तो उसी तरह से हम जो सामग्री देते हैं वो बाएं से दाएं की तरफ को देंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अगर उसको हमने बाएं नहीं रखा तो कई बार उस पर नज़र हमारी बाद में पड़ेगी, और जो कम महत्वपूर्ण है उस पर ज़्यादा पड़ जाएगी। सर, अब अगर हम डिज़ाइनिंग के नज़रिए से बात करें तो किसी भी स्टोरी की प्लेसमेंट का क्या महत्व है? देखिए, वही अभी जो बात मैं कर रहा था उसी चीज़ को आगे अगर हम समझें कि प्लेसमेंट के संदर्भ में ही मैं बता रहा था आपको कि जो हमने पहले रखा कि बाएं की तरफ सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी हो, फिर वो स्टोरी अगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो केवल एक कॉलम में ना हो बल्कि 2 कॉलम में हो, 3 कॉलम में हो। तो जितने ज़्यादा कॉलम की स्टोरी होती है पहले पन्ने पर, खासकर आप अगर देखें तो उसमें उसका जो महत्व है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितने कॉलम में बिखरी हुई है ना। उसी से पाठक पहले तो पढ़ता नहीं है ना, केवल उसको हेडलाइन दिखती है और उस स्टोरी दिखती है। तो स्टोरी को वो जब देखेगा तो जैसे अभी इस ऊपर देखा आपने बैनर हेडलाइन है वो 5 कॉलम में पूरी बिखरी हुई है ना। तो टेबलॉइड है, 5 कॉलम में पूरा बिखरा हुआ है। अब इसको ये देखिए, जैसे अब ये एक मैंने उदाहरण के लिए आपके सामने लाया, वोंट अलाउ सचिन्स 100 टन अफरीदी स्टार्ट्स माइंड गेम, है ना। अब ये महत्वपूर्ण खबर उस दिन की है, तो इसको उसने 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम में पूरा बनाया है, 5 कॉलम की स्टोरी बनाई है। उसी वजह से उसकी हेडलाइन भी बड़ी है, तो हेडलाइन के बड़ी होनी चाहिए। फिर हेडलाइन के भी कई प्रकार होते हैं जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, किस खबर को कहाँ रखा जा रहा है। अगर इसी स्टोरी को नीचे रख दिया जाता विज्ञापन के बगल से और कोई जो DGCA वाली स्टोरी को ऊपर कर देते हम, तो उतना बात नहीं बनती है ना। जब हम किसी अखबार में स्टोरी को प्लेस करते हैं तो उसमें जो हम फोटो देते हैं तो फोटो और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है इस पर। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक मुख्य पृष्ठ के कुछ मैंने दिए थे। अब ये हिंदी हिंदुस्तान का है, इसमें 3 फोटो हैं ऊपर, अब पॉन्टिंग की राह चले अफरीदी, है ना। तो ये 3 फोटो होने से क्या हो रहा है कि उस स्टोरी में थोड़ा सा और जान आ गई है, क्योंकि चित्र जो है वो ज़्यादा आकर्षक बना देता है चीज़ों को। हालांकि अखबार में पुराने नज़रिए से हम अगर देखें तो हम लोग कभी भी लेआउट पर, केवल खबरों के लेआउट पर ध्यान देते रहे थे, लेकिन पिछले दिनों में जब से टेलीविज़न का आगमन हुआ है, दूसरी चीज़ें आई हैं, तो हमारा ध्यान ये जो दृश्यात्मक पक्ष है इस पे भी जाने लगा है। तो फोटो और स्टोरी दोनों आपस में मिलकर बहुत सारी बातें कहती हैं। इसमें मेरे पास और भी एक आधा और है। देखिए, जैसे इसमें इन्होंने वो अर्थ आवर वाला जो हिस्सा है वो दिया, तो इन्होंने इंडिया गेट की उसमें तस्वीर दिखाई है ऊपर, है ना। और ये खबर नहीं है, कोई बड़ी खबर नहीं है, खबर तो वही है नौकरशाहों को बख्श दिया CBI ने, है ना। लेकिन वो दोनों चित्र मिलके भी एक खबर बना रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर है वो पिछले दिन की। और मज़ेदार बात यह है कि दैनिक भास्कर का ही एक पृष्ठ ये है और एक दूसरा मैंने देखा था इसमें, कहीं आएगा वो बाद में देखेंगे उसको। तो उसमें उन्होंने जो चित्र दिए हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो कई बार ये भी होता है कि आप बताना तो चाहते हैं कि बत्ती बंद रखी गई 1 घंटे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के में पर्थ में दिखाई गई है तो वहाँ एक अलग दृश्य दिखाई देता है, दिल्ली में कुछ दूसरा दिखाई देता है। तो चित्र अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, और फोटो जर्नलिज्म तो एक हिस्सा है पत्रकारिता का। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये देखते हैं कि चित्र का और जो उसके साथ पाठ है उसका एक महत्वपूर्ण संतुलन अगर हम नहीं बनाएंगे
तो अच्छा नहीं बनेगा। जी सर। तो सर अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मास्ट हेड क्या होता है और ये किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए। देखिए, मास्ट हेड कई तरह के हो सकते हैं। अभी ये जो दिख रहा है आपको दैनिक भास्कर का ही, इसका एक खास मास्ट हेड है। अभी हमने पीछे एक जो लेआउट का दिखाया था आपको डिजाइन का, उसमें बैनर हेडलाइन के नीचे मास्ट हेड आ रहा है ना। तो मास्ट हेड अखबार की एक तरह से पहचान होता है जी। इसलिए उसको जब डिजाइनिंग की आपने बात की, तो डिजाइनिंग के जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनमें ये एक मुद्दा होता है कि आप कैसे मास्ट हेड कैसे बनाएंगे और मास्ट हेड के साथ क्या ईयर पैनल होगा कि नहीं होगा, है ना। इसके पीछे वाले अगर आप देखिए, अभी इसका ये मास्ट हेड जो है ये दूसरी तरह का है। और कई बार ये भी होता है कि मास्ट हेड के जो टाइटल वगैरह के जो हिस्से हैं वो स्टैटिक रहते हैं, लेकिन मास्ट हेड के अंदर भी एक गत्यात्मकता पैदा की जा सकती है। तो वो डायनेमिज्म आने की वजह से ये होता है कि हर रोज़ आपको एक नए तरह का मास्ट हेड दिखेगा, लेकिन पिछले मास्ट हेड और नए मास्ट हेड में कुछ समानताएं हैं, जिससे कि आपको ये नहीं लगेगा कि आज कुछ नई चीज़ दे दी गई है। जैसे अब ये हिंदुस्तान टाइम्स का मास्ट हेड है। पहले अखबारों में ईयर पैनल जरूर होते थे, क्योंकि विज्ञापन पहले जो है कम होते थे अखबारों में। अब जैसे आजकल आप देख रहे हैं, तो क्योंकि नीचे IIT JEE का एक बहुत बड़ा विज्ञापन दे रखा है, इसलिए उन्होंने मास्ट हेड से वो ईयर पैनल हटा दिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ईयर पैनल हों, लेकिन अगर पारंपरिक तौर से अगर हम देखें अखबारों को, तो हम जानते हैं कि मास्ट हेड के दोनों तरफ ईयर पैनल हुआ करते थे, पर वो कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। तो मास्ट हेड की डिज़ाइन, और फिर मास्ट हेड की केवल डिज़ाइन नहीं होती, उसके आगे के अंदर वाले पेजों में भी मास्ट हेड का एक छोटा छोटा रूप जी सर वो भी देखने को मिलता है। तो वो सब डिज़ाइनिंग अखबार की डिज़ाइनिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। सर अब आप हमें ये बताएं कि टाइपोग्राफिकल डिवाइसेस क्या होती हैं। देखिए, सबसे मज़ेदार बात यह कि अखबार जो है उसको हम हालांकि कहते हैं ये पाठ का की सामग्री है, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि केवल पाठ की सामग्री नहीं है, ये दृश्य की भी सामग्री है। और दृश्य की सामग्री होने की वजह से इसमें कैसे दृश्यात्मकता पैदा हो, ये हमको ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम केवल चित्रों की तरफ ध्यान दें तो संभवतः उतनी दृश्यात्मकता नहीं बनती है जितनी कि हम केवल पाठ के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप इस संदर्भ में अगर किताब और अखबार इन दो की तुलना करें तो आप देखेंगे किताब में जो पूरा टेक्स्ट होता है, और मैं आज की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी पारंपरिक किताबें जो होती हैं ज़्यादातर जिनमें चित्र नहीं होते, उनकी चर्चा अगर हम करें तो हम देखते हैं कि उन किताबों में एक टाइटल होता है, शीर्षक, उसके बाद पूरी बॉडी कॉपी होती है और एक कॉलम में वो बिखरी रहती है। पेज दर पेज हम पढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ हम भाषा को आत्मसात कर रहे हैं और उसकी दृश्यात्मकता से हमको उतना ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जैसे ही अखबार आया और एक बड़े फलक पर हमने अपनी पाठ्य सामग्री फैलानी शुरू की, और अलग अलग प्रकार की, यानी इसमें संबद्धता नहीं होती, दो खबरें हैं उनमें बीच में संबद्धता नहीं है जी। एक खबर कहीं और की है, जैसे 26/11 के बारे में एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ क्रिकेट की बात हो रही है, तीसरी तरफ DGA ऑफिशियल की बात हो रही है। तो अब इसमें एक प्रकार का हमको समरसता भी लानी है और दोनों अलग अलग हैं, कहीं ये भी दर्शाना है। अगर हमको ये करना है तो हम क्या करेंगे जी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब जो इसमें फॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं। फॉन्ट्स इस्तेमाल होने के लिए हमने कुछ नियम भी हम बनाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि जो बॉडी कॉपी है उसके फॉन्ट लगभग एक से होते हैं, और पूरे अखबार में बॉडी कॉपी लगभग एक ही फॉन्ट में होती है, जिससे कि एक समरसता बनती है उसमें। जो हेडलाइंस होते हैं उनके भी फॉन्ट्स एक तरीके होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक गुंजाइश है कि आप उनके फॉन्ट के साइज़ बढ़ा करके, किसी को 72 पाइका में, किसी को 36 पाइका में देकर उसको उनको अलग आकार दे सकते हैं। इसके अलावा उसमें कई बार आप फॉन्ट भी अलग अलग तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही अखबार में 2 खबरों में 2 अलग अलग फॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो डिज़ाइनिंग का पक्ष है। तो उसमें फिर वो समरसता आ जाती है कि एक तरह की खबर इस डिज़ाइन फॉन्ट में होगी, दूसरी तरह की खबर इस फॉन्ट में होगी, है ना। दूसरी चीज़ इसमें और होती है कि जिसको हम टाइपोग्राफी को हम कैसे बिखेरते हैं। तो कई बार बॉक्स आइटम बनाया जी। तो बॉक्स आइटम के अंदर टाइपोग्राफी एक तरह से होगी, उसके ऊपर स्क्रीन डाल देंगे हम, है ना। तो ये सब चीज़ें भी
टाइपोग्राफिकल डिवाइस होती हैं, और खासकर जब जिस टाइपोग्राफिकल डिवाइस से हम जो कहना चाहते हैं वो केवल एक बात है कि फ़ॉन्ट को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कितने प्रकार के फ़ॉन्ट हम अपने अखबार में इस्तेमाल करते हैं, ये टाइपोग्राफिकल डिवाइसेस होती हैं। बोल्ड है कि नहीं है, आइटलिक्स है कि नहीं है ना, तिरछा अक्षर है कि मोटा अक्षर है कि सामान्य अक्षर है, ये सब चीज़ें भी उसमें होती हैं। कई बार तो जैसे अब ड्रॉप लेटर होता है, ड्रॉप लेटर भी एक तरह से टाइपोग्राफिकल डिवाइस है। तो जो पहला वाक्य है उसकी शुरुआत का जो अक्षर है उसको हम ड्रॉप में देते हैं जी, है ना, और फिर वो जो बाकी टेक्स्ट है उस जैसे वो अगर है वो तो कई बार अलग से डिज़ाइन किया जाता है जी। और उसको वहाँ पर चिपका दिया जाता है, उसके साथ फिर आगे का लेटर आता है। तो ये भी टाइपोग्राफिकल डिवाइस है। तो सर ये टाइपोग्राफिकल डिवाइसेस का जो इस्तेमाल है तो ये पत्रिकाओं और अखबारों में किस प्रकार से भिन्न है? जैसे अभी आपने ड्रॉप कैप्स के लिए बताया, तो ये किस तरह से अलग है? हाँ, ये भी एक अच्छी चर्चा का विषय है कि देखिए, सबसे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हम ये मानते हैं कि जो अखबार हैं उनमें ड्रॉप लेटर्स ज़्यादातर इस्तेमाल हम नहीं करते। ये कहना गलत होगा कि अखबारों में ड्रॉप लेटर इस्तेमाल ही नहीं होते हैं, और अभी इसके उदाहरण भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। लेकिन जो श्रृंगार है किसी भी पाठ्य सामग्री का, वो अखबार ये मान के चलता है कि मैं श्रृंगार पर कम निर्भर हूँ, मैं सूचनाओं पर ज़्यादा निर्भर कर रहा हूँ। लेकिन पत्रिकाएं क्योंकि थोड़ा सा आराम के समय में पढ़ने की चीज़ होती हैं और लंबी उनकी एक वय होती है अखबार से ज़्यादा, अखबार शाम तक खारिज हो जाता है, तो उसमें डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा प्रबल होती है पत्रिकाओं में। और उसी प्रबलता का एक नमूना ये भी है कि वहाँ पर आपको अक्सर ये जो है टाइपोग्राफिकल डिवाइस के माध्यम से ड्रॉप लेटर्स, सुंदर सुंदर ड्रॉप लेटर्स बनाना, चित्र बनाना, बल्कि जो पृष्ठ है उसकी पृष्ठभूमि में रंग कर देना। तो फॉन्ट तो पूरा काला है और काले सफ़ेद के बदले पीछे जो है वो हरे रंग का पूरा पृष्ठ हो जाएगा, या उसमें कोई एक चित्र बन जाएगा बैकग्राउंड में जी। तो ये सब सुंदरता के जो वो हैं तरीके, ये इस्तेमाल पत्रिकाओं में ज़्यादा होते हैं, अखबारों में कम होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अखबारों में नहीं होते। अखबारों के जो सप्लीमेंट्स हैं उनको अगर आप देखें तो वो लगभग आजकल पत्रिकाओं के पूरक हो चुके हैं, क्योंकि पत्रिकाएं बंद भी होती चली गई हैं। तो आजकल अखबार में सप्लीमेंट एक नहीं अनेक सप्लीमेंट छपने लगे हैं। अखबार जो पहले 15-16 पेज पृष्ठ का होता था, आज कई पृष्ठों का होता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो अखबार के सप्लीमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग की आवश्यकता होती है। जो सामान्य पृष्ठ हैं उनमें डिज़ाइनिंग एक बार कर देने के बाद लेआउट पर ही हम निर्भर करते हैं। तो सर मेरा अगला प्रश्न है कि स्टाइल शीट क्या होती है और क्या समय और ज़रूरत के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है? हाँ, अब ये जो है, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा। स्टाइल शीट बहुत महत्वपूर्ण होती किसी भी अखबार के लिए या किसी भी समाचार संगठन के लिए। केवल अखबार की ये बात न करें हम, तो हम ये देखते हैं कि टेलीविज़न में भी, रेडियो में भी स्टाइल शीट का महत्व है। अखबार में विशेष रूप से स्टाइल शीट या स्टाइल बुक या स्टाइल गाइड, जो भी आप उसको कहना चाहें, वो जब बनती हैं तो उनमें कई तरह की चीज़ें होती हैं, उनके कई पक्ष होते हैं। जैसे डिज़ाइनिंग से लेकर, डिज़ाइन के जो हमारे सिद्धांत हैं किसी भी अखबार के, वो वहाँ पर अंकित होते हैं। उसी के आधार पर कई बार आप जैसे डिज़ाइन में अगर हमने ये कहा कि, मैं जिस चीज़ की पहले चर्चा कर रहा था कि अगर हमने ये कहा कि हमारे अखबार में हमारी सारी हेडलाइन जो है वो लेफ़्ट अलाइंड होंगी, तो जो हेडलाइन सब एडिटर लिखेगा उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये हेडलाइन क्योंकि लेफ़्ट अलाइंड है तो ये बीच में कितनी स्पेस खाली चली जाएगी अगर हम छोटी लिखेंगे। क्या हम वो दोनों लाइनें बराबर रखेंगे ताकि वो पास पास आ जाए, या फिर कई बार क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए छोटी हेडलाइन है उसको सेंटर अलाइन कर दीजिए, बड़ी अच्छी दिखती है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी स्टाइल गाइड उसको मना करती है। इसी के साथ साथ उसमें भाषा के प्रयोग पर भी, और सबसे ज़्यादा जो स्टाइल शीट का महत्व है वो भाषा के दृष्टिकोण से होता है कि भाषा कैसी अखबार में होनी चाहिए, कौन से शब्दों के आगे बिंदी लगेगी कि नहीं लगेगी। जैसे मिस्टर मिसेस लिखते हैं हम, या हिंदी में भी हम अगर MA लिख रहे हैं तो क्या हम M बिंदी
ए बिंदी ऐसे लिखेंगे या हम MA साथ लिख देंगे या M और A के बीच में एक स्पेस डालेंगे, ये तय कर लिया जाता है कि भाषा इस तरह से हम प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने। तो वो वहाँ से लेकर व्याकरण की बातों को लेकर और उसके बाद वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ तक कि किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे कई अखबारों का ये है, अब आपने देखा होगा कुछ हिंदी के अखबार हैं जो कि रोमन लिपि में भी अंग्रेजी के शब्द दे रहे हैं, तो ये उनकी स्टाइल शीट का परिवर्तन है। हालांकि इस पे बाहर इसकी आलोचना होती रही है, लोग मानते रहे कि हिंदी में अगर अंग्रेजी के शब्द आने भी हैं तो वो देवनागरी में लिख दिए जा सकते हैं, रोमन में क्यों लिखे जाएं। लेकिन अब एक अखबार अगर ऐसा कर रहा है तो किया जा सकता है, बल्कि मुझे आश्चर्य है कि नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपका ये जो देख रहा था तो इसमें भी सारे जो अंग्रेजी के शब्द हैं तो वो रोमन में नहीं, रोमन में ही लिखे हैं। तो संभवतः ये किस तरह का एक प्रचलन भी है लोगों के अंदर, तो उसी को लेकर एक अखबार ने ये कहा कि नहीं जी हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन वो अखबार के स्तर पर बड़ा अटपटा लगता है। आपने जैसे हाथ से लिखा है ये कम लग रहा है, क्योंकि कितने लोगों तक जाएगा, अखबार बहुत लोगों तक जाता है, तो वो फिर लोगों के अंदर भाषिक व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो ये है, अब देखिए जैसे ये मैं बता रहा था आपको, ये इसमें इन्होंने बीच में सेंटर अलाइन कर रखा है। दैनिक भास्कर ने ये छूट दे रखी है कि जो हेडलाइन है वो सेंटर अलाइंड होगी, तो इसमें सब जगह सेंटर अलाइंड है। तो ये स्टाइल शीट होती है और स्टाइल शीट का आवश्यकता इसीलिए होती है, और स्टाइल शीट बदलती भी है समय के साथ। जैसे मैंने आपको ये जो रोमन वाला बताया, तो एक ज़माने में नवभारत टाइम्स, दिनमान, इन सब में भाषा का एक तरह से इस्तेमाल होता था, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिल्ली में लोगों का भाषिक व्यवहार बदला, तो उसको देखते हुए अखबार वालों ने भी थोड़ा बहुत अपना परिवर्तन कर लिया। जिसकी आलोचना करें या ना करें ये हम पर निर्भर करता है। तो सर अभी आपने हेडलाइंस के बारे में बताया, तो ये किस तरह से हम तय करें कि किस तरह की खबर के लिए हमें कौन सी हेडलाइन का चयन करना चाहिए? नहीं, देखिए हेडलाइन लेखन अपने आप में एक कला है, और इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि हेडलाइन हम क्यों लिखते हैं, हेडलाइन का मकसद क्या है। तो और फिर हेडलाइन कई प्रकार की होती है जिनकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर से आपके साथ करूंगा। जैसे अभी इस वाला जो मैंने ये सामने उदाहरण निकाल रखा है, इसको अगर आप देखें, इसमें एक ऊपर खबर है, वीवी की करनी छात्रों को पड़ी भरनी, है ना। तो ये इसमें कविता एक उन्होंने पैदा की है। अब सोचने की जरूरत ये है कि छात्रों के जीवन से जुड़ी हुई कोई खबर जो सुनाई जा रही है या पढ़ाई जा रही है, क्या उसमें कविता होने से वो पढ़ेगा बच्चा, कि उसको इसलिए भी पढ़ेगा कि उससे उसका कुछ संबंध है। तो यहाँ पर ये इस तरह की कविता, मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस तरह की कवितामय हेडलाइंस नहीं होनी चाहिए। जैसे उसके नीचे भी देखिए आप, ब्लैक बोर्ड पर हल सब करें नकल, है ना। अब ये लगभग कुछ ऐसा लगने लगा है कि कविता करने की जगह अब कहीं और नहीं है, कविता की जगह ना की जाए, अखबार में कविता की जाने लगी, है ना। इसकी आवश्यकता नहीं है। अखबार जो है वो मूल रूप से समाचारों पर केंद्रित है, और समाचार जो दिए जाते हैं उनका कुछ किसी न किसी वर्ग से या किसी समुदाय के साथ संबंध है, और वो इसलिए उसको पढ़ेगा और इसीलिए उस तक पहुंचाई जाती है। विद्यार्थी है, युवा वर्ग एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग है, उसके जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जो उस पर असर डालेंगी उसके जीवन पर, उनको उस तक पहुंचाने के लिए हम अखबार में वो रखते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें कविता करें या ना करें। जैसे हमने कहा कि हेडलाइन की हम जब बात कर रहे थे कि हेडलाइन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके कई प्रकार होते हैं। एक तो होती है बैनर हेडलाइन, है ना, जो अभी हमने ऊपर देखा था। इसमें जैसे आप देखें कि एक ज़माने में जब गोस्वामी ने अपने को आत्मदाह किया था, तो हिंदुस्तान टाइम्स में एक पूरे पन्ने पर बड़ी सी बैनर हेडलाइन आई थी, गोस्वामी सेट्स अब्लेज, है ना। और इसी तरह से ब्रूनो एग्जीक्यूटेड, जब ब्रूनो को एग्जीक्यूट किया तो 2 शब्दों को पूरे पृष्ठ में बिखेर दिया गया था। तो 72 पाइका से भी अधिक की उसमें आप अगर बनाएं। इसके अलावा फिर क्या होता है, मल्टी कॉलम हेडलाइंस होती हैं, जो एक कॉलम के बदले आप 3 कॉलम तक बिखेरते हैं, 4 कॉलम तक बिखेरते हैं। वो इस बैनर हेडलाइन से छोटी होती हैं, लेकिन वो भी मोटी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। फिर क्या होता है कि सिंगल कॉलम, तो बहुत हेडलाइंस होती हैं, सिंगल कॉलम की खबरें ज़्यादा होती हैं अखबारों में, तो सिंगल कॉलम हेडलाइन होती हैं।
अब फिर क्या होता है कि एक ये हेडलाइंस तो हो गई, इसके बाद जो सिंगल कॉलम की हेडलाइन है इसमें भी सिंगल कॉलम 1 लाइन हेडलाइन या 2 लाइन हेडलाइन। तो वो 2 लाइन जब होती तो फिर हम जैसे इसका हमने कहा कि अलाइनमेंट की हम बात करने लगते हैं। और इसके बाद आती है डबल डेक हेडलाइन, ट्रिपल डेक हेडलाइन, है ना। इसमें क्या होता है कि आप एक हेडलाइन लिखते हैं, उसके नीचे एक और हेडलाइन होती है। तो बड़ी वाली हेडलाइन जो पहली होती है वो जरा बड़े फॉन्ट में होती है, उससे नीचे वाली थोड़े से छोटे में होती है, और उससे नीचे वाली उससे भी छोटे में होती है, और फिर बॉडी टेक्स्ट होता है। तो कई बार आप चाहते हैं कि कम से कम पूरी खबर ना भी पढ़े आदमी तो उसके अंदर की जिस्ट उसको मिल जाए, तो इसलिए भी कई बार इस तरह की हेडलाइंस बनाई जाती हैं। तो सर जैसे कि हमने देखा कि पहले जो हमारे समाचार छपते थे तो जो उनका लेआउट तैयार किया जाता था वो मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता था, पर अब वर्तमान समय में कई तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। तो सर हमें ये बताएं कि किस तरह के लेआउट के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग उचित है। पहले ये सही तुमने कहा कि पहले क्या होता था कि पहले अखबारों में एक संपादक, उप संपादक जो है उसको ये काम दे दिया जाता था हर पन्ने का कि इस पन्ने को आप बनाएंगे। तो वो अपना उसका गैली प्रूफ लेकर फिर उसको चिपकाता था उस पूरे फ्रेम में। उसके बाद उसकी फोटो कॉपी ली जाती थी और उसको फिर बाद में वो छापी जाती थी। तो इस बीच में क्या हुआ कि इस बीच में बहुत क्रांति हुई सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और खासकर इसका सबसे ज़्यादा लाभ अखबारों को मिला। और अगर आप ये देखें कि दैनिक भास्कर है या जागरण है, अमर उजाला है, इनकी प्रसार संख्या और इनके जो एडिशंस बढ़ गए, ये सर इसके पीछे एक कारण ये भी है कि टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि आप आराम से कई जगह से उसको निकाल सकते थे। तो वो टेक्नोलॉजी क्या है? सबसे पहले आया एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम हमने कहा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर में आई, और उस डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बनाया गया वो पेज मेकर था। तो पेज मेकर पहला एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना जिसमें कि आप पूरा पेज जो है कंप्यूटर पर ही बना सकते थे और उसका फिर वैसा का वैसा प्रिंट आउट ले सकते थे। तो पेज मेकर से जो क्रांति आई वो ये आई कि जो अब पूरे पेज का लेआउट मैन्युअली किया जाता था, हाथ से किया जाता था, वो करने की ज़रूरत नहीं, वो वहीं के वहीं मशीन पर करके उसको आखिरी समय में भी उसमें परिवर्तन आराम से करके जब आप उसको अंतिम रूप दे दें तो उसका सीधे फोटो प्लेट बन सकती थी। पर पेज मेकर की अपनी कमियां थी, और पेज मेकर एक तरह से पत्रिकाओं के लिए तो बड़ा अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोरल ड्रॉ है जिसका इस्तेमाल पत्रिका निकालने के लिए लोग करते हैं। कोरल ड्रॉ इसलिए इस्तेमाल करते हैं, कोरल ड्रॉ में लेआउट और डिज़ाइनिंग की बड़ी असीम संभावनाएं हैं। पेज मेकर उस लिहाज से उतना स्वतंत्र और उतना उन्मुक्त नहीं है, उसमें काफ़ी रुकावटें हैं। लेकिन केवल टेक्स्ट के ही आधार पर अगर हम देखें, पाठ सामग्री जो हमको बिखेरनी है उसके लिहाज से देखें तो भी पेज मेकर जो है उसमें कुछ बाधाएं थी। उन बाधाओं को दूर करते हुए एक नया सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम है क्वार्क एक्सप्रेस। तो क्वार्क एक्सप्रेस में ये फ़ायदा हो गया कि आप आसानी से 2 कॉलम की हेडलाइन को 3 कॉलम की कर सकते हैं, 3 कॉलम की यानी खबर को 3 कॉलम की खबर को फिर 1 कॉलम में ला सकते हैं। तो वो सब इतनी संभावनाएं उसमें पैदा हुई और ये जल्दी जल्दी हो सकता है काम। जी सर। और अगर आपने एक खबर के साथ उस चित्र भी लगाकर एक पूरा लेआउट बना दिया है तो उसको अगर चेंज भी करना है तो ज़्यादा आपको टेक्स्ट के साथ फिर दिक्कत नहीं होती है, इसलिए वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे अभी इस समय सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बहुत महंगे हैं और बड़े कस्टमाइज्ड हैं जो अखबारों में इस्तेमाल होते हैं। एटेक्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि केवल समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए ही इस्तेमाल होता है और वो काफ़ी महंगा आता है। मेरे ख्याल से इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया टुडे शुरुआत में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते रहे। तो कस्टमाइज भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अखबार का काम आसान करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पिछले दिनों में आए हैं जो आखिरी मौके पर भी, क्योंकि अखबार में तो समाचार आते रहते हैं और अचानक लास्ट आखिरी मौके पर ऐसा होता है कि आपको हेडलाइन, फ्रंट पेज की हेडलाइन भी कई बार बदलनी पड़ सकती है। तो उसके लिए तैयारियां जो है, पहले बहुत मुश्किल था ये काम, अब ये बहुत आसान हो गया है।
सर, अब अगर हम क्षेत्रीय अखबारों की बात करें तो वहाँ पर डिज़ाइनिंग से अधिक महत्व कंटेंट को दिया जाता है। तो सर, इस बारे में आपकी क्या राय है कि डिज़ाइनिंग अधिक महत्वपूर्ण है या कंटेंट? देखिए, ऐसा ये तो हम जानते हैं कि अखबार अगर कोई आदमी पढ़ता है तो समाचारों के लिए पढ़ता है, और जितने ज़्यादा समाचार उसको प्राप्त होंगे वो उतना ज़्यादा खुश होगा। ज़्यादातर ये भी एक बड़े अखबारों की साथ जो एक कमज़ोरी है वो ये है कि उनको विज्ञापन इतने मिलते हैं जी। और विज्ञापनों से लगभग जो है वो जो 40-60 का जो अनुपात था वो अब डगमगा भी गया है। तो वो वहाँ मजबूरी है कि वो कहते हैं कि हम समाचार देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ऊपर से हमें निर्देश मिले हुए हैं कि ये जगह तो आपको विज्ञापन के लिए रखनी है। कई बार वो विज्ञापन नहीं आया होता है, खाली होती है स्पेस आखिरी समय तक, लेकिन वहाँ खबर नहीं डाली जा सकती क्योंकि वो विज्ञापन ही आएगा। क्षेत्रीय अखबार जो है उनमें ये ज़रूर है कि वहाँ पर खबरें बढ़ गई हैं, लेकिन देखा जाए तो दोनों चीज़ों के बीच में एक संतुलन की आवश्यकता है। कितनी भी सूचनाएं आप दे रहे हैं, उन सूचनाओं के साथ अगर आपका लेआउट अखबार का अच्छा होगा तो वो पढ़ने में आसान होंगी। अभी ये जो पृष्ठ में दिखा रहा हूँ आपको, ये आगरा का एक पन्ना है, ये जो जिसमें कविता की बात भी मैंने की आपसे। इसमें देखें आप, बहुत सारी सामग्री है, पाठ्य सामग्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर सामग्री की ज़रूरत है। कई बार सामग्री इसलिए दे दी गई है कि वो आगरा से जुड़ी हुई है। इसके अलावा कई तरह का काम और भी अखबार, ये क्षेत्रीय अखबार करते हैं, जिसके वजह से कंटेंट वहाँ ज़्यादा होता है। जैसे चित्र अगर आप देखें तो चित्र कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार, बच्चों से जुड़े हुए हैं, जो तो बहुत सारे बच्चों के चित्र हैं, तो वो क्या होगा कि उन घरों में फिर वो अखबार धीरे धीरे लोकप्रिय होता जाएगा। बड़े अफसर हैं, उनके चित्र जरूर छापने हैं, है ना। तो ये भी कुछ ऐसी होती है, इसलिए चित्र इतने हैं, वरना ये भी चित्र ना हो। और आप कल्पना कीजिए कि इस अखबार में, इस वाले पन्ने पर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 चित्रों के बदले एक भी चित्र ना होता तो कितनी और सामग्री ये डाल देते और फिर क्या वो पठनीय दिखता, है ना। तो लेआउट बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ अखबारों ने अच्छा काम किया है, लेकिन ज़्यादातर अखबारों की अपनी सीमाएं हैं। वहाँ पर उतने दक्ष उप संपादक और संपादक भी नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार केवल सूचनाएं भरते चले जाओ, लेआउट के पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिद्धांत चलता है वहाँ पर। जी सर, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भी हाल ही में पी साईनाथ जी का एक वक्तव्य आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले के समय में जो एडवर्टीजमेंट्स थे वो फिलर्स के तौर पे काम करते थे, पर अब वर्तमान समय में देखा जाता है कि जो हमारी न्यूज़ है वो फिलर्स के तौर पर काम करने लगी है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले अखबार इसलिए होता था कि उसमें समाचार हैं। हालांकि ये कहना भी बड़ा बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप इतिहास देखें अखबारों का, तो अखबार सबसे पहले जो है वो व्यापारिक हितों के लिए ही निकलने शुरू हुए। बाद में उसमें खबरों की प्रमुखता बनी। हालांकि कहना एक अर्थ में साईनाथ का सही है कि अब जो है वो अखबार खबरों के लिए नहीं बल्कि विज्ञापनों के लिए छप रहे हैं। बल्कि आजकल, कल ही परसों के अगर आप अखबार देखें तो एक, और आज भी मैंने देख रहा था सुबह, पूरे पृष्ठ में कारों के विज्ञापन या कहें जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं या विलासिता की वस्तुएं हैं, उनके विज्ञापन पूरे पृष्ठों पर। और पहला पन्ना जो है वो केवल विज्ञापन होता है, उसके बाद अगला पन्ना भी विज्ञापन होता है, तीसरे पन्ने को पहला पन्ना जो अखबार का हम मानते हैं वो होता है। तो इतना ज़्यादा जब हो जाएगा तो सही बात है कि अब खबरें केवल फिलर के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि पहले संभवतः, कभी हुए तो नहीं होंगे, लेकिन माना जा सकता है कि पहले विज्ञापन फिलर के तौर पर इस्तेमाल होते रहे होंगे। लेकिन आज तो वाकई में ये समय आ गया, और केवल इतना ही समय नहीं आया, मैं इससे 2 कदम और आगे जाके आपको बातें करना चाहूँगा कि केवल फिलर नहीं है वो, विज्ञापन के साथ खबरें केवल फिलर के तौर पर नहीं आ रही हैं। कई बार खबरें आ ही नहीं रही हैं, क्योंकि व्यावसायिक हित इतने हावी हो चुके हैं अखबारों पर कि इसका उदाहरण अगर आपको दें तो एक विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा विज्ञापन एक अखबार में छपा। बाद में किसी एक व्यक्ति ने मुझसे आके कहा कि साहब, मुझे वहाँ नौकरी तो मिली है उस विश्वविद्यालय में, लेकिन वो मुझसे 3 महीने की अग्रिम तनख्वाह मांग रहे हैं।
तो वो खुद अखबार में काम करता था, उसी अखबार में काम करता था जिसमें ये विज्ञापन छपा। तो मैंने कहा कि तुम खबर छाप दो, क्या दिक्कत है कि ऐसा अन्याय किया जा रहा है। तो कहने लगा सर आप क्या मजाक कर रहे हैं, मेरा अखबार उसको छापेगा जिस अखबार ने पहले पन्ने पर उस विश्वविद्यालय का इतना बड़ा विज्ञापन छापा है। क्योंकि विश्वविद्यालय भी अब विश्वविद्यालय नहीं रह गए हैं, वो भी एक व्यावसायिक केंद्र बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि पूरा एक व्यावसायिकता का दबाव इतना है, केवल विज्ञापन का दबाव ना कहें इसको, व्यावसायिकता का दबाव इतना है कि कई बार अखबारों में जो हो रहा है वो तो दीगर बात है, लेकिन पत्रकारों के चरित्रों में भी बड़ा परिवर्तन इसके वजह से आ रहा है। पत्रकार भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो कि उनको करना चाहिए। तो कई बार हम कहते हैं कि अखबार का एक काम ये भी है कि वो सच को उजागर करे, तो वो सच को उजागर नहीं कर पाता। और कई बार तो जैसे किसी एक और पत्रकार ने कहा है कि जो पहले वॉच डॉग होता था वो अब लैप डॉग हो गया है ना, गोदी में बैठा हुआ है वो। तो ये स्थिति है। तो सर जो प्रिंट मीडिया में आगे आने वाले बच्चे हैं, तो सर उनके लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? देखिए एक बात और भी अच्छी है ये कि पिछले 10 सालों में अंग्रेजी पत्रकारिता का भी विकास हुआ है, लेकिन उसका इतना विकास नहीं हुआ जितना कि भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है और भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का विकास हुआ है। जो हिंदी के अखबार बिकते ही नहीं थे, अगर उसमें 3 अखबार ऐसे हैं जो कि कम से कम 1.5 करोड़ का दावा कर रहे हैं, मान लीजिए उनका दावा सही न भी हो तो वो कम से कम 1 करोड़ तो है ही है। तो इतने जब अखबारों की बिक्री बढ़ी है और इतना उनमें विस्तार हुआ है, जो अखबार पहले एक ही शहर से निकलता था और वो भी मध्य प्रदेश के किसी छोटे शहर से निकलता था, तो वो अखबार अगर आज पूरे देश भर में पढ़ा जा रहा है और अकेला वही नहीं, ऐसे अनेक हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पत्रकारिता के बीच में हमने जो दीवारें खड़ी की थी वो भी अब बेमानी सी लगती हैं, क्योंकि जो पहले राष्ट्रीय थे वो अब क्षेत्रीय दिखाई देते हैं, क्योंकि वो केवल दिल्ली तक सीमित है। और जो क्षेत्रीय हुआ करते थे वो अब राष्ट्रीय दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक राज्य के बदले अनेक राज्यों तक उनकी पहुंच है। तो ऐसी स्थिति जब पत्रकारिता में आई है तो संभावनाएं तो अनेक हैं, दबाव भी अनेक हैं। जैसे मैंने आपको बताया व्यावसायिकता का दबाव है, बहुत ज़बरदस्त दबाव है। तो चुनौतियां हैं और संभावनाएं हैं। इसके बीच में अगर विद्यार्थी अच्छी तरह से अपने काम को सीखें पत्रकारिता के, तो मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जो बेरोजगारी के दिन काटेगा इस तरह के पाठ्यक्रमों को पढ़कर। जी सर, हम अपने इस सत्र का समापन करते हुए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए और इस विषय पर चर्चा करके हम सभी का ज्ञानवर्धन किया।